मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जहां एक छोटी सी बच्ची एक लैंटर्न के साथ एक डरावने खेत में दौड़ रही होती है। और आपने इस खेत को तुरंत पहचान लिया होगा। ये वही खेत है जो हमें छोरी पार्ट 1 में दिखाया गया था। असल में वो बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी और परेशान भी। तभी उसे कुछ और लड़कियों की झलक दिखती है, जो उसे बोल रही होती हैं कि तेरी माँ तुझे बुला रही है, तेरी माँ तुझे बुला रही है। अब वो बच्ची उन लड़कियों को फॉलो करते करते एक कुएं के पास पहुंच जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक चेन उसके पैर में लिपट जाती है और कोई उसे कुएं के पास बने एक छेद में खींच लेता है। और फिर सिर्फ उस मासूम बच्ची की चीख सुनाई देती है। तभी हमें एक भयानक आकृति उस दिशा में दौड़ती हुई दिखती है। मतलब शायद यही वो खतरनाक रूह या दानव है जिसने उस बच्ची को अंदर खींचा था। अब यहां से कहानी सीधे साक्षी की लाइफ में मूव करती है, जो अब शहर में रहती है और एक स्कूल में टीचर है। पिछली फिल्म में साक्षी प्रेग्नेंट थी और अब उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम है ईशानी, और जो अब 7 साल की हो चुकी है। मतलब अब की कहानी पार्ट 1 से 7 साल आगे बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं कि साक्षी क्लास ले रही होती है, जहां वो बच्चों को यह समझा रही होती है कि पुराने जमाने में केवमैन कैसे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग साथ में रहने लगे। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, अपना एक फ्रेटर्निटी सिस्टम बनाया, और ये सीन आगे जाकर इस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब साक्षी प्रिंसिपल से बात करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि ईशानी को घर से पढ़ाई करने दी जाए, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती। लेकिन प्रिंसिपल साफ मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर उसने ऐसा किया तो बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी इसी चीज की डिमांड करने लगेंगे। अब हमें ईशानी दिखती है, और पिछली मूवी में हमने रानी को भी देखा था, जो कभी राजबीर की वाइफ थी, लेकिन अब वो साक्षी के साथ ही रहती है। वो ईशानी का ख्याल रखती है। ईशानी की तबीयत इसलिए खराब रहती है क्योंकि उसे सूरज की तेज रोशनी से एलर्जी है। उसकी स्किन जलने लगती है, और इसी वजह से साक्षी और रानी उसे धूप से दूर रखते हैं। यहां तक कि उसकी मां ने उसका नाम भी रखा, रात्रि। अब क्योंकि प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि ईशानी की घर से पढ़ाई नहीं हो सकती, तो मजबूरी में साक्षी उसे अच्छे से कवर करके स्कूल ले जाती है, और ये देखकर प्रिंसिपल भी खुश होता है। अब कहानी जाती है 7 साल पीछे, जब समर राजबीर के गांव में पुलिस इंस्पेक्टर था, और साक्षी और रानी उससे अपने मर्डर्स की कन्फेशन करने पहुंचे थे। लेकिन जब वो राजबीर के घर गया तो वहां उसे उन तीनों की बॉडीज नहीं मिली, और तभी से साक्षी डरी हुई है कि अगर वो बच गया होगा तो एक दिन जरूर वापस आएगा और उसे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन समर दिल का अच्छा इंसान था, और उसे साक्षी को अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। इसलिए वो पिछले 7 सालों से उसका और ईशानी का ख्याल रख रहा है। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतें, हर चीज का ध्यान रख रहा है, जैसे एक बाप रखता है। लेकिन उसका रिश्ता साक्षी के साथ बहुत प्योर था। साक्षी इन 7 सालों से उसी घर में रह रही थी, डर की वजह से। वो कहीं बाहर नहीं जाती, सिर्फ स्कूल और फिर सीधा घर। उसे डर था कि कहीं राजबीर फिर से वापस ना आ जाए। लेकिन समर उसे हिम्मत देता है कि अगर किसी को आना होता तो अब तक आ गया होता। अब समर ईशानी के लिए एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बताता है, जो पास ही रहता है। लेकिन साक्षी अभी भी डरती है बाहर जाने से। अब हम देखते हैं कि समर और साक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ईशानी घर में खेल रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा मूवमेंट महसूस होता है। एक डरावनी काली शैडो उसके पास आती है और उस पर कब्जा करना शुरू कर देती है। फिर वो सीधे घर से बाहर निकल जाती है। रानी, जो बाहर कुछ काम कर रही होती है, उसे फॉलो करती है। लेकिन तभी कुछ लोग दोनों को एम्बुलेंस में किडनैप करके ले जाते हैं। जब साक्षी घर आती है तो उसे ईशानी और रानी दोनों नहीं मिलते। वो तुरंत समर को बताती है, और वो बिना देरी किए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। अब साक्षी घर पर बैठी हुई है, अपनी बेटी के जाने से डर के मारे रो रही है, और उसे अपनी बेटी के दृश्य भी आने लगते हैं। कुछ समय बाद समर उसे कॉल करता है और बताता है कि ईशानी का पता चल गया है, जो असल में सीसीटीवी कैमरे में दिखी थी, और उसे राजबीर के गांव के सरपंच यानी ताऊ द्वारा उठाया जा रहा था। अब बिना किसी समय को बर्बाद किए वे सीधे उसी गांव पहुंच जाते हैं जहां 7 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था, और उस खेत में आते हैं जहां कुछ बच्चे साक्षी के सामने गुड़िया फेंक रहे थे। और जब साक्षी उस गुड़िया को देखती है तो उसमें ईशानी की ड्रेस का एक टुकड़ा भी चिपका होता है। और जब समर और बाकी 2 कांस्टेबल खेत के बीच में आते हैं तो सभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, और ये सभी लड़के होते हैं। खैर, समर साक्षी को साइड में खड़ा कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, और एक आदमी
उसे खींचते हुए ले जाता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति राजबीर है, जिसका आधा चेहरा अजीब हो गया था, क्योंकि रानी के हमले के बाद यानी 7 साल पहले जब रानी ने उस पर हमला किया था तो उसका आधा चेहरा खराब हो गया था। तो दरअसल इस गांव के लोग साक्षी और ईशानी को पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे थे। अब साक्षी को कुछ समझ में आने लगता है। इससे पहले कि कुछ और हो, कोई उसे पीछे से लकड़ी से मारता है और उसे बेहोश कर देता है और समर बच्चों को रोकने की कोशिश करता है। वह हवा में गोली चलाता है और बच्चों को भगा देता है। अब समर साक्षी के पास आता है, लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी होती है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि साक्षी को एक कमरे में लाया जाता है जो एक बेसमेंट जैसा होता है, जहां पूरे गांव के लोग जमा होते हैं। और फिर गांव के सरपंच यानी ताऊ सबको बताता है कि राजबीर की पत्नी और उसकी बेटी 7 साल पहले यहां से चली गई थी और उन्होंने अपनी परंपरा तोड़ दी थी और वही लड़की उस दिन मरने वाली थी। उसे बलि चढ़ाया जाने वाला था, जिसकी वजह से उनके गांव पर शाप आ गया और उनकी समृद्धि, खुशी, सब कुछ चला गया। फिर राजबीर कहता है कि उसकी बेटी और बच्ची वापस आ गई हैं और अगर उसकी कसम पूरी होती है तो उसे फिर से उनके समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ताऊ कहता है कि यह अनुमति केवल प्रधान जी देंगे और दासी, जो उसकी पत्नी है, ये बात प्रधान से पूछने के बाद बताएगी। फिर एक अजीब औरत जो काले कपड़े पहने होती है दिखाई देती है और सभी उसे दासी माँ कहते हैं और वह प्रधान जी को एक दरवाजे की कुंडी से इशारा करती है, जो वहां एक छोटा सा संकेत होता है और अंदर हमें एक अजीब आदमी की झलक दिखती है। उसे आदमी कहें या अजीब सा राक्षस, जो हमें फिल्म की शुरुआत में भी दिखा था और जिसने एक छोटी लड़की को उठाकर ले गया था। वह वहां जंजीरों से बंधा हुआ था और अब वह अपनी किसी मिथक भाषा में कुछ कहता है जिसे केवल दासी ही समझ सकती है। इसके बाद दासी आती है और ताऊ को बताती है। अब ताऊ कहता है कि साक्षी और उसकी बेटी को अगले 3 दिनों तक यहां रखा जाएगा और उसकी बेटी की बलि दी जाएगी ताकि उनके गांव का शाप दूर हो सके। और तीसरी रात को राजवीर खुद साक्षी का सिर कलम करेगा ताकि वह परिवार में वापस आ सके। असल में हम यह भी देख सकते हैं कि जहां यह प्राणी या यह प्रमुख रहता था, वहां उसके सामने एक दरवाजा था जिस पर एक बहुत अजीब आकृति उकेरी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी महान राजा या महाराजा के दरवाजे पर होती है। ठीक वैसा ही आप इसे इस गांव के राजा के रूप में भी मान सकते हैं और पूरे गांव के लोग इसकी पूजा करते थे। यानी पहले भाग में हमें बताया गया था कि इस गांव में लड़कियों की बलि कुएं में दी जाती है ताकि गांव समृद्ध हो सके, लेकिन अब यहाँ कहानी और भी बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ किसी और के कहने पर नहीं हो रहा था, बल्कि प्रधान, जो कि यह अजीब विशाल राक्षस जैसे प्राणी थे, के कहने पर हो रहा था। खैर, इससे पहले कि वे और बात कर पाते, किसी दूसरी दरवाजे से कई औरतों के चीखने की आवाज आती है, जिससे सब डर जाते हैं। और यह तब हुआ जब साक्षी राजवीर से सवाल कर रही थी। अब साक्षी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और यहां उसे बेहोश किया जाता है और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि दासी ने किया था। अब यहां बहुत सारे बच्चे साक्षी को पकड़ने आते हैं और उसे बताते हैं कि वह ज्यादा शोर न करे, नहीं तो वह जाग जाएगा। अब ईशानी को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे कमरे में बंद है, और यहाँ एक बच्चा जिसका नाम शालिन है ईशानी को काढ़ा लाकर देता है, जो दासी मां द्वारा दिया गया था, और उसे इसे सिर्फ 3 दिन तक पीना होगा। इसका मतलब था कि उसे कुछ और नहीं दिया जाएगा खाने या पीने के लिए। अब ईशानी अपनी मां के बारे में पूछती है तो शालिन बताता है कि अब दासी उसकी मां है और शालिन की अपनी मां भी बहुत पहले मर चुकी थी, तो यहाँ दासी उसकी मां है और यहाँ के सभी बच्चे उसे दासी मां ही कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शालिन न तो लड़का था और न ही लड़की, वह एक ट्रांसजेंडर था और यही वजह थी कि वह यहाँ अभी भी जिंदा था, वरना यहाँ कोई भी लड़की जीवित नहीं रह पाती। दूसरी ओर साक्षी बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, तभी दासी वहां आती है और उसे कहती है कि वह चुपचाप लेट जाए जब तक कि वह मर न जाए, क्योंकि उसकी बेटी में कुछ विशेष शक्तियां हैं जिनकी वजह से उसे बलि चढ़ाया जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब साक्षी उससे सवाल पूछने लगती है, लेकिन फिर वह अपनी असली रूप में आ जाती है, जो एक बुरी आत्मा है, और उस शरीर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। इसका मतलब है कि दासी पूरी तरह से एक चुड़ैल में बदल चुकी है, जो काफी शक्तिशाली भी है, और हमने यही साया ईशानी के सामने भी देखा था, जिसने ईशानी को भी कब्जे में ले लिया था। अब हम राजवीर और ताऊ को देखते हैं,
जहां राजवीर कहता है कि उसे अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है और वह आज ही साक्षी को मार डालता, लेकिन उन औरतों की आवाजें उसे डराती हैं। इस पर ताऊ कहता है कि वो आवाजें अभी भी आ रही हैं, लेकिन जल्दी ही वो भी बंद हो जाएंगी। और फिर ताऊ कहता है कि सारी आवाजें शांत हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दासी को अगले 3 दिनों में ईशानी का विश्वास जीतना है और उसे बलि के लिए तैयार करना है। फिर हम दासी को देखते हैं जो ईशानी के पास जाती है और उसे जबरदस्ती काढ़ा पीने के लिए देती है। अब वह प्रधान के पास जाती है और प्रधान के कमरे का दरवाजा केवल एक विशेष प्रार्थना से खुलता है। फिर दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब है कि प्रधान ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी थी। अब वह अंदर जाती है और झुकी हुई चलती है, जो या तो डर या सम्मान या दोनों का मिश्रण था। अब दासी प्रधान से कहती है कि ईशानी ने काढ़ा पी लिया है और वह बाकी से अलग है, वह शक्तिशाली है, इसलिए वह नहीं मरेगी। वह प्रधान को भी कुछ पीने के लिए देती है जो काले रंग का तरल था, और यह शायद ईशानी का कुछ हिस्सा हो सकता है। दरअसल हम प्रधान के कुछ झलकियां भी देख सकते हैं। उसका शरीर काफी अलग था, सड़ चुका था, लेकिन हाँ, एक बात थी कि उसकी कदकाठी बहुत विशाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पौराणिक काल का हिस्सा हो। इस बीच साक्षी को दिखाया जाता है जो उस कमरे में बंद थी, और वहां एक और दरवाजा था जिसके पीछे से उसे ईशानी की आवाज सुनाई देती है। वह वहां पड़ी मशाल उठाती है और यह एक सुरंग जैसी जगह थी, एक भूल भुलैया, यानी कि इस कुएं के अंदर इन लोगों ने अपनी कई समाजों और कई घरों का निर्माण किया था। पहले भाग में बताया गया था कि इस गांव में केवल 5 खाली घर हैं, लेकिन वह खाली घर ऊपर की सतह पर हैं। नीचे बहुत सारे लोग रहते थे। अब वह आगे बढ़ती है और ईशानी की आवाज सुनने लगती है और बार बार वहां खो जाती है। फिर हम ईशानी को देखते हैं जो शालीन द्वारा देखी जा रही थी, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे तंग करते हैं तो वह उनके पीछे दौड़ पड़ती है। दरअसल वह उसकी पहचान का मजाक उड़ा रहे थे कि अगर वह लड़की होती तो अब तक मर चुकी होती, और अगर वह लड़का होती तो वह भी उसकी तरह होता। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। अब ईशानी को यहाँ एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वह वहां से बाहर निकल जाती है। अब ईशानी भी उसी सुरंग जैसी जगह में पहुंचती है और उसे 3 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कहती हैं कि उनकी मां उन्हें बुला रही है, और वो उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें हमें मूवी की शुरुआत में भी दिखाया गया था। फिर ईशानी को दिखाया जाता है जो उन तीनों लड़कियों के पीछे पीछे चल रही थी, और वह मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाती है जो उसे बाहर ले जा सकता था। लेकिन वह बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि साक्षी ने उसे कभी भी धूप में बाहर जाने नहीं दिया था। लेकिन अब वह बाहर जाती है और उसकी त्वचा जलने लगती है। तभी साक्षी के पास पड़ा ईशानी वाला गुड़िया का घड़ा भी जलने लगता है। इसका मतलब था कि उन गुड़ियाओं में उसकी उपस्थिति या आत्मा का कुछ अंश जरूर था, और वह संकेत दे रहा था कि ईशानी धूप में जल रही है। अब दासी मां ईशानी के कमरे में आती है, और जब वो वहां नहीं मिलती तो घबरा जाती है। तभी उसकी काली परछाई, जो उसके शरीर से अलग होकर भी काम कर सकती थी, उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह ईशानी को बाहर देखती है और हमें पता चलता है कि ये सारे कमरे और रास्ते असल में एक कुएं के अंदर बनाए गए थे, और ईशानी उसी कुएं से बाहर निकल रही थी, लेकिन वहीं बेहोश हो जाती है। अब दासी की काली परछाई वापस उसके शरीर में लौटती है और वह सीधा ईशानी को लेने जाती है। लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं कि उसकी त्वचा भी जल चुकी थी, यानी कि दासी को भी वही मेडिकल कंडीशन थी जो ईशानी को है। लेकिन दासी ने साक्षी से कहा था कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक विशेष गुण है, एक शक्ति है। अब साक्षी को उन महिलाओं और लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं और वह अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती है। फिर हमें दासी को दिखाया जाता है जो खुद और ईशानी दोनों का इलाज कर रही होती है, उनके घावों पर मरहम लगा रही होती है। तभी वहां ताऊ आता है। अब वह कहता है कि ये लड़की जरूर बचेगी, क्योंकि इससे पहले जो 3 लड़कियां प्रधान का इलाज करने के लिए बुलाई गई थीं, वह सभी मर चुकी थीं। लेकिन वो तीनों लड़कियां दासी ने खुद मारी थीं। वो कहती है कि ईशानी के अंदर शक्ति है और वही असली खून है इस गांव का। इसी खून से प्रधान का इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा। मतलब अब ये साफ हो जाता है कि प्रधान कमजोर हो रहा था और अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए उसे एक खास लड़की चाहिए थी जो उसी खून से जुड़ी हो, और वो कोई और नहीं बल्कि ईशानी ही है। अब ताऊ कहता है कि प्रधान बीमार है, और जब से वो बीमार पड़ा है गांव में सूखा पड़ा है। अगर प्रधान को गुस्सा आ गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस पर दासी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ईशानी की बलि देकर प्रधान को ठीक कर देगी। लेकिन ताऊ कहता है कि प्रधान की काली परछाई
ईशानी पर भारी पड़ रही है, यानी उसका रूप जो बेहद डरावना है अब ईशानी को निगल रहा है। इस पर दासी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो काली परछाई प्रधान की दी हुई शक्ति है और वो सिर्फ प्रधान के लिए काम करती है। अब इसी बीच हमें समर दिखता है जो अकेला खेतों के रास्ते कुएं तक पहुंचता है। अब वो कुएं के अंदर उतरता है और वहां पूरा भूल भुलैया पाता है और उसे लगता है कि यहां से निकलने में बहुत समय लगने वाला है। वो अपने कांस्टेबल को शहर भेज चुका था ताकि वो मदद लेकर आए। उसने ये भी कहा था कि अगर कल शाम तक वो वापस ना आए या कोई खबर न मिले तो पूरी पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ आ जाना। वो ये सारी बातें एक एक करके वॉइस नोट्स के जरिए सबको भेज रहा था। अब दूसरी तरफ हमें ईशानी दिखाई जाती है जो दासी के साथ होती है। अब ईशानी को सूप बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इस कांढे को भी सूप समझ रही थी। असल में जब उसकी माँ साक्षी उसे सूप पिलाती थी तो वो हमेशा एक कहानी सुनाती थी। इसीलिए ईशानी अब दासी से भी कहती है, पहले कहानी सुनाओ, फिर मैं काढ़ा पी लूंगी। अब दासी उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। बहुत समय पहले इस गांव का एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने सूर्य देव से विनती की कि उसे एक संतान मिले, लेकिन उसे बेटा चाहिए था और सूर्य देव ने उसे एक बेटी दे दी। इससे वो बहुत नाराज हो गया और उस बच्ची को मारने चला। यहां तक कि सूर्य देव से भी बदतमीजी करने लगा। वो उस बच्ची को कुएं के पास छोड़ देता है। अब सूर्य देव भी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी किरणों से उसे जलाने लगते हैं। वो बच्ची जल रही थी, ईर्ष्या में जल रही थी, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि पूरी रात वो उसे जलाते रहे, यहां तक कि सूर्यदेव भी थक गए। आखिर वो छोटी सी बच्ची थी, इसलिए उन्हें उस पर दया भी आ गई। लेकिन रात के समय एक गुफाओं में रहने वाला आदि मानव आता है जो उस बच्ची को वहां से उठा ले जाता है। वो अपने तरीकों से उस बच्ची का इलाज करता है और असल में वो आदि मानव कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमार था। वो उस छोटी बच्ची को अपने साथ रखता है और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे उस आदि मानव की सेवा करनी पड़ती है। यहाँ कई लड़कियां आती जाती रहती हैं जिन्हें अंधकार का राजकुमार यानी प्रधान पसंद करता है। जो लड़की उसे भा जाती है उसे वो अपने पास रख लेता है, अपनी पत्नी बना लेता है और उसे कुछ खास शक्तियां भी दे देता है। असल में इस पूरी कहानी में जो छोटी बच्ची बची थी और जिसे वो गुफाओं में रहने वाला आदमी उठा ले गया था, जो असल में आदि मानव था और जिसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा गया, वो कोई और नहीं बल्कि दासी खुद थी। वो अपनी ही कहानी घुमा फिराकर सुना रही थी। दासी बताती है कि प्रधान इन दिनों बीमार है और अब ईशानी को उसकी सेवा में भेजा जाएगा। अगर प्रधान को ईशानी पसंद आती है तो वो उसे भी शक्तियां देगा, पर किस तरह की सेवा करनी होगी ये इतना घिनौना है कि हम उसे शब्दों में नहीं कह सकते। ईशानी को परी जैसे पंख चाहिए थे तो दासी माँ कहती हैं, हाँ, अगर प्रधान को तुम पसंद आई तो वो तुम्हें पंख दे देगा। ये सुनकर ईशानी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ईशानी को पेट में तेज दर्द होने लगता है। उधर साक्षी को दिखाया जाता है जो भटकते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां वो कई औरतों की आत्माएं देखती है जिन्हें वहां लाया गया था, उनका शोषण किया गया और बेरहमी से मार दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी बेटियां, छोटी बच्चियां भी यहाँ लाई गईं। उन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया और फिर मार डाला गया। उन सभी औरतों की आत्माएं अब उसी कमरे में कैद हैं। वो रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन आजाद नहीं हो पाती। उनकी आत्मा जलती है, जलन, दर्द और घुटन में। वो हर रोज मरती हैं मगर कभी मुक्त नहीं हो पाई। यहाँ साक्षी की मुलाकात रानी से होती है जो डर के मारे इधर उधर भाग रही होती है। रानी छिपने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहां राजबीर आता है, उसका गला रेत देता है और लाश को उस अंधेरे कोने में फेंक देता है जहां बाकी सब मारी गई औरतों के शव पड़े होते हैं। साक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले राजबीर अचानक गायब हो जाता है। मतलब वो जो देख रही थी वो सब अतीत की झलकियां थीं, यानी रानी अब जिंदा नहीं थी। लेकिन तभी असली राजबीर वहां आता है और साक्षी को कोड़े से बेरहमी से पीटता है। फिर दासी आकर कहती है, ईशानी अब बलिदान के लिए तैयार है। मतलब उसका पहला मासिक धर्म पीरियड्स जबरन शुरू करवा दिया गया, वो भी सिर्फ 7 साल की उम्र में। साक्षी ये सुनकर अंदर तक टूट जाती है। वो बार बार कहती है, वो तो सिर्फ एक मासूम 7 साल की बच्ची है। मगर राजबीर तब तक उसे इतना पीट चुका होता है कि वो अधमरी हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दासी ईशानी के पहले पीरियड का खून लेकर प्रधान के सामने चढ़ावा चढ़ाती है और वो उसे स्वीकार कर लेता है। हाँ, ये सुनने में अजीब और डरावना लग सकता है। अब ताऊ सबको बताता है कि आज तीसरी रात है, आज की रात सारी रस्में पूरी होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर साक्षी, जो अब होश में आती है, उसी अंधेरे कोने में पहुंच जाती है जहां से वो सीधे पानी में गिरती है, जो असल में उस कुएं का ऊपरी हिस्सा था। अब साक्षी उस जमे हुए केमिकल की परत पर गिरती है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। नीचे की सतह पर कई औरतों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी आत्माओं को वो साफ साफ देख सकती हैं। अब वो पानी से ऊपर आती है और उसकी चारों तरफ रानी समेत सभी आत्माएं इकट्ठा हो जाती हैं। वो सभी अपने हाथ उसकी सिर पर रख देती हैं, जिससे साक्षी को जबरदस्त दर्द होने लगता है। वो तड़पने लगती है। असल में अब उन सभी आत्माओं की आखिरी उम्मीद साक्षी ही थी। इधर ताऊ और राजबीर को दिखाया जाता है, जहां ताऊ राजबीर से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर एक गवाह चाहिए। यानी ताऊ की प्लानिंग थी कि साक्षी की हत्या सबके सामने करवाई जाए, जिससे औरतें डर जाएं और मान लें कि परंपरा से टकराना मना है। लेकिन राजबीर, जैसा कि वो था, गुस्से में पहले ही साक्षी को अधमरा छोड़ चुका था। तब ताऊ उसे कहता है, जिंदा या मुर्दा, किसी भी हालत में उसे यहां लाओ। ये बात शालीन सुन लेता है, जो साक्षी के पास जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में समर उसे पकड़ लेता है और पूछता है, कहां जा रहे हो? तब शालीन उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि प्रधान असल में एक आदि मानव है और इस गांव के लोग उसके वंशज हैं। वो धूप में बाहर नहीं आ सकता, इसलिए उसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। वो अभी बीमार है, जिसके लिए ईशानी की बलि दी जाएगी। यानी एक शादी होगी जिसमें अगर ईशानी बच गई तो वो अगली दासी बन जाएगी। हालांकि आज तक कोई लड़की जिंदा नहीं बची। इससे पहले भी 3 लड़कियों को लाया गया था, लेकिन वो भी नहीं बची। वो आत्माएं जो हमें शुरू से दिख रही थीं, वो वही 3 लड़कियां थीं जिन्हें पहले इस आदि मानव यानी प्रधान को बलि में चढ़ाया गया था। उनके साथ भी जबरन वही सब कुछ हुआ था। वो भी धूप में नहीं जा सकती थीं। उनकी त्वचा भी वैसी ही हो गई थी। लेकिन इस बार सबको यकीन था कि ईशानी खास है, क्योंकि उसके अंदर इस गांव का खून है। अब समर शालीन से कहता है, मुझे साक्षी तक ले चलो, और दोनों साथ निकल पड़ते हैं। इधर ईशानी को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। उसे नहलाया गया, तैयार किया गया, और वो बार बार उन 3 आत्माओं को देख रही थी जो पहले बलि में मारी जा चुकी थी। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। शादी का माहौल था। गीत संगीत, नाच गाना चल रहा था, और सब अब प्रधान के हॉल में इकट्ठा हो गए थे। वहां एक रिवाज पूरा किया जा रहा था, जहां सब एक साथ बोलते थे, अंधकार बना रहे। दूसरी तरफ राजबीर अब साक्षी को लेने जाता है। उसे कुएं की सीढ़ियों पर वह मिलती है और वो उसे बांध कर ले जाने लगता है, लेकिन साक्षी उसे रोक देती है और फिर उल्टा उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उन तमाम माओं की आत्माओं ने अपनी शक्ति साक्षी के अंदर भर दी थी। अब साक्षी राजबीर को पीट पीट कर मार डालती है और फिर उसे फांसी पर लटका देती है। इस दौरान हमें दिखता है कि न जाने कितनी औरतों की आत्माएं उसके शरीर के भीतर समा चुकी थीं। अब वो बाहर निकलती है और समर से मिलती है, और जब गांव वालों को पता चलता है कि समर यानी पुलिस वाला आ गया है, तो ताऊ और बाकी आदमी भी वहां आ जाते हैं। अब ताऊ साक्षी को पकड़ने के लिए बाकी मर्दों को भी बुलाता है, मगर शालीन को पिछले दरवाजे का रास्ता पता था, इसलिए साक्षी को वहां से भिजवा दिया जाता है। अब साक्षी पहुंचती है प्रधान के हॉल में, जहां प्रधान ईशानी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, और उसके पीछे पीछे दासी अपनी काली साई को भेजती है ताकि वो साक्षी को रोक सके। अब साक्षी कहती है, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, और आगे बढ़ जाती है। दासी उस पर हमला करती है, लेकिन तभी सभी आत्माएं उसे लड़ने लगती हैं। साक्षी गुस्से में कहती है, तू तो बस एक दासी है जिसकी यहां कोई इज्जत नहीं। वो आगे कहती है, दासी का मतलब होता है नौकरानी, और तू खुद को क्या समझती है? साक्षी अब दासी पर हावी हो जाती है और उसे जोर से धक्का मारकर दूर फेंक देती है। इसका मतलब यह था कि अब साक्षी की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। अब वो प्रधान के कमरे का दरवाजा खींचने लगती है। तब दासी कहती है, इसे सिर्फ एक शक्तिशाली इंसान ही खोल सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तभी सभी आत्माएं एक साथ आकर साक्षी को अपना सहारा देती हैं और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अब साक्षी कमरे के अंदर जाती है और ईशानी को बचा लेती है, जो एक बॉक्स में बंद थी। लेकिन तभी प्रधान अपना असली रूप लेता है और ईशानी की जान यानी उसका लाइफ फोर्स चूसने लगता है। शायद यही प्रक्रिया उसे ठीक कर रही थी। साक्षी कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन तभी दासी की काली छाया प्रधान को पकड़ लेती है और उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। अब हमें दिखता है कि उसका विशाल रूप धीरे धीरे छोटा होने लगा, यानी उसकी सारी शक्ति खत्म हो रही थी। इसी वजह से ईशानी की जान बच जाती है। तभी समर की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंचती है
और ताऊ को गिरफ्तार कर लेती है। समर ताऊ को मारते हुए कहता है, अब तेरा मर्दानापन खत्म हो गया। अब दासी साक्षी के पास आती है और कहती है, अब मैं किसी भी लड़की को दासी नहीं बनने दूंगी। यानी अब वो भी अपने होश में आ चुकी थी। असल में फिल्म की शुरुआत में एक सीन दिखाया गया था जहां साक्षी स्कूल में एक आदि मानव की कहानी पढ़ा रही थी, तो वो एक इनडायरेक्ट हिंट था कि आगे जाकर उसे किसका सामना करना होगा। और अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि जो खास लड़कियां थीं वो सूरज की रोशनी में क्यों नहीं जा सकती थीं। दरअसल सूर्य देवता उन्हें जलाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी लड़की के साथ अन्याय हो। लेकिन असल में ये एक मेडिकल कंडीशन थी जिसे पुराने जमाने में लोग शाप या अभिशाप मानते थे, जबकि आज की मेडिकल साइंस उसे एक बीमारी के तौर पर समझती है। खैर, अब साक्षी, समर और ईशानी तीनों कुएं से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी प्रधान साक्षी के पैरों में जंजीर डाल देता है और उसे फिर से खींचकर अंदर ले जाता है। ये वही सीन था जो फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया गया था। अब साक्षी दासी से कहती है, हमें प्रधान को मारना ही होगा, वरना ये कभी नहीं रुकेगा और ये राक्षस सभी को मार डालेगा। तभी वो आंतरिक संरचना कुम्हार टूटने लगता है और अब सब कुछ प्रधान की ओर बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। उसकी हालत देखकर लगता है कि इस बार उसे सच में मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तक हमें यह समझ आ गया है कि प्रधान यानी वो आदि मानव राक्षस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन क्या साक्षी प्रधान को सच में हरा पाएगी? क्या वो इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? इसका जवाब हमें फिल्म में नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि वो इसे खत्म कर सकती है। और अगर ये कुआं भी ढह जाए तो भी साक्षी उन आत्माओं की मदद से बाहर निकल सकती है, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के कई रास्ते थे। और इसी के साथ फिल्म छोरी 2 खत्म हो जाती है। तो ये रही हॉरर नाइट एपिसोड 2। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।